आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिएगा, एक कण जो सकेंद्र कक्षा में केंद्रीय त्वरण म्यू यू क्यूब माइनस लैम्डा यू की पावर 5 से रचना करता है को ए दूरी पर स्तब्धिका से ऐसे वेग से प्रक्षेपित किया जाता है कि वह अनंत से वेग के बराबर है। प्रदर्शित करो कि इसका पथ है r इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक थीटा बाई एन, जहां एन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू है 2 म्यू ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। और साथ ही यह भी सिद्ध करो कि यह निम्न समय के अंत पर कण r दूरी पर होगा और यह समय है रूट ए स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा इंटू ए स्क्वायर लॉग r प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस आर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, देखते हैं। सबसे पहले आपको दे दिया गया है केंद्रीय त्वरण P और ये केंद्रीय त्वरण आपके पास में है म्यू यू क्यूब माइनस लैम्डा यू की पावर 5। ठीक है, ये आपके पास में केंद्रीय त्वरण आ गया। तो अब हमें ज्ञात करना है सबसे पहला तो पथ का समीकरण। ठीक है, या हम कह सकते हैं सकेंद्र कक्षा का समीकरण। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले लिखेंगे सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। देखिए भाई, सकेंद्र कक्षा का जो अवकल समीकरण है जानते हैं हम लोग, ये आपके पास में होता है u प्लस डे टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। इसके दोनों पक्षों को मल्टीप्लाई करिए एच स्क्वायर से, तो एच स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और इंटू यू प्लस डे टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू पुट कर दिया तो यह आ जाएगा म्यू यू क्यूब माइनस लैम्डा यू की पावर 5 अपॉन यू स्क्वायर, देन एच स्क्वायर इंटू यू प्लस डे टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, हाँ भाई, यू स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको। अब यू स्क्वायर से जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा म्यू यू माइनस लैम्डा यू की पावर 5 से यू स्क्वायर जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास में बचेगा यू क्यूब। ठीक है, ये आगे आपके पास में सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। अब आप इसके दोनों पक्षों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डी यू अपॉन डी थीटा से और फिर हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो समीकरण के दोनों पक्षों को, समीकरण के दोनों पक्षों को 2 डी यू अपॉन डी थीटा से गुणा कर समाकलन करने पर, 2 डी यू अपॉन डी थीटा से गुणा कर समाकलन करने पर, गुणाकर समाकलन करने पर, हाँ भाई करिए। देखो, सबसे पहले एच स्क्वायर आपके पास में यहाँ कॉन्स्टेंट रह जाएगा और इनटू इसको मल्टीप्लाई करिए कि आपने 2 डी यू अपॉन डी थीटा डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर ऐसा बना, तो उसका जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास में जाएगा डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 2u डी यू अपॉन डी थीटा, तो 2u का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं यू स्क्वायर और थीटा के सापेक्ष हम लोग जैसे ही इंटीग्रेशन करते हैं तो डी यू अपॉन डी थीटा कैंसिल हो लेता है। और ये देखिए वेग का फॉर्मूला बन गया आपके पास में v स्क्वायर का इक्वल टू, अब इधर से देखिएगा म्यू तो कांस्टेंट है और u को आपने जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2u बन गया और जिसका इंटीग्रेशन आपके पास में जाएगा u स्क्वायर, फिर माइनस लैम्डा और देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 लैम्डा हो गया और फिर यू क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो यू की पावर 4 अपॉन 4, तो बटा में 2 बच जाएगा फिर 2 से कैंसिल होने के बाद और यू की पावर 4, तो ये यू की पावर 4 और प्लस एक कांस्टेंट आप लोग ऐड कर देंगे, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है C1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो कंडीशन आपको दी गई है उन कंडीशंस की सहायता से सबसे पहले आपको ज्ञात करना है यहाँ पर अब एच स्क्वायर और C1 का वैल्यू। अब इनका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, आपको जो कंडीशन दी गई उसको यूज करिएगा। तो चूंकि प्रारंभ में आपको दिया गया है, देखिएगा ए दूरी पर, ए दूरी का मतलब r इक्वल टू ए और r इक्वल टू ए होने का मतलब हम जानते हैं भाई u इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए और स्तब्धिका से, अब स्तब्धिका का मतलब डी यू अपॉन डी थीटा क्या हो जाता है भाई 0, तो ये आपके पास में डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल टू आ जाएगा 0, तो डी यू अपॉन डी थीटा भी 0 आ गया। फिर आगे पढ़िए, ऐसे वेग से प्रक्षेपित किया जाता है कि वह अनंत से वेग के बराबर है।
अब अनंत से वेग के बराबर है तो हम लोग जानते हैं जैसे ही अनंत से वेग के बराबर आता है तो v dv, जिसका इंटीग्रेशन v² हो जाता है v का, इक्वल टू माइनस पी डी आर, ऐसा लिखते हैं हम लोग। तो p का मतलब ये रहा, p आपका केंद्रीय त्वरण जो है, तो ये आ गया म्यू, इसको मैं r में चेंज करके लिख रहा हूं, तो u को आप 1/r कर दोगे तो जाएगा म्यू अपॉन r³ माइनस लेमडा अपॉन r⁵ dr। अब इसका लिमिट हम लोग क्या लिखेंगे भाई, देखो अनंत से a दूरी पर ला रहे हो तो लिमिट आपके पास में हो जाएगा इन्फिनिट से a तक। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, हमें वेग v मिल जाएगा, तो इधर से मैं हटा देता हूं। तो देखते हैं भाई, देखिए v² इक्वल टू ये आपके पास में हो जाएगा -2, और इसका इंटीग्रेशन अब हम लोग करेंगे, सबसे पहले 1/r³ का करेंगे। तो 1/r³ का जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास में हो जाएगा -1/2r², और इसके बाद में माइनस लेमडा, तो यहाँ ये म्यू भी है यहाँ, फिर माइनस लेमडा तो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, 1/r⁵ का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास में आएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4r⁴, और इसका जो लिमिट है ये आप लोग कर देंगे इन्फिनिट से a तक। देन v² इक्वल टू -2, अब अपर लिमिट a करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा -μ/2a², और प्लस लेमडा अपॉन 4a⁴। लोअर लिमिट हम लोग इन्फिनिट करेंगे तो 1/∞ क्या बन जाएगा, 0। तो ये आपके पास में v² आया है, तो इसको और मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 से, -2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा μ/2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो a², फिर यहाँ बन जाएगा -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा λ/2a⁴। ये क्या आया भाई अपने पास में, यहाँ v² आया है। और फिर आगे देखिएगा, आगे आपको इसमें कंडीशन दिया हुआ था कि जो n² + 1 है ये इक्वल है 2μa² के, तो यहाँ हम इसको n² में भी चेंज करना चाहिए अगर, तो देखिए क्या बनेगा, v² इक्वल टू मैं n में चेंज करने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ से λ/2a⁴ को कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ से, तो इसको कॉमन ले लीजिए λ/2a⁴ को, तो देखिएगा क्या बनेगा। देखो कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि आप जैसे यहाँ ये वाला जो पद है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2a⁴/λ से, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में जो भी बचता है वो लिखिए। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा 2a⁴ में से a² कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a² μ/λ, और फिर यहाँ से आपके पास में बच जाएगा क्या, -1। ठीक है भाई, अब देखिएगा 2μa²/λ वो n² + 1 के इक्वल था, तो यानी कि ये वाला जो पद है ये n² + 1 बन गया, और फिर ये -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये पूरा जो पद है n² के इक्वल आ जाएगा, तो इसको हम n² लिख देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो v² है ये v² इक्वल टू आपके पास में आ गया, देखो ये क्या बन गया, n² बन गया ना ये वाला पूरा, तो इसको हमने n² लिख दिया है λ/2a⁴। ठीक है, ये आपके पास में वेग आ गया भाई v²। अब v² आ गया तो इनका वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और ज्ञात कर लो h² और c1 को, तो यहां से मैं इसको उठा लेता हूं। तो अब इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में हम जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले आ गया v²। अब v² आ गया तो ये आ जाएगा, v² का वैल्यू पुट किया n² λ/2a⁴ इक्वल टू h²। अब du/dθ, तो du/dθ अभी देखा था हमने 0 है, और u का वैल्यू आप लोग 1/a कर रहे हो तो ये हो जाएगा 1/a² इक्वल टू μu², तो म्यू तो कांस्टेंट है, और u का वैल्यू आप लोग 1/a कर रहे हो तो ये हो जाएगा 1/a² माइनस λ/2, फिर u का वैल्यू 1/a करेंगे तो 1/a⁴, और ये आपके पास में आ जाएगा प्लस से कांस्टेंट 7। अब देखिएगा एक बार तो प्रथम 2 को लेंगे हम लोग, प्रथम 2 को आप लोग जैसे ही लेंगे तो यहाँ से h² का वैल्यू आपको मिल जाएगा, और ये h² क्या आ जाएगा, देखो a² जब कैंसिल हो जाएगा तो
आ जाएगा एन स्क्वायर लेमडा अपॉन 2a²। ये तो अपने पास में क्या आ गया h²। और एक बार हम प्रथम और अंतिम को बराबर कर लेंगे। प्रथम और अंतिम को जैसे ही बराबर करेंगे तो ध्यान देना भाई, इधर तो ये एन स्क्वायर लेमडा अपॉन 2a⁴ है और इधर से इसको देखना दोनों को, म्यू अपॉन a² माइनस लेमडा अपॉन 2a⁴ यही है ना। और इसमें से लेमडा अपॉन 2a⁴ कॉमन लेते ही ये वाला जो टर्म्स है अभी देखा था आपने क्या बन जाता है n²। इसका मतलब ये n² बनेगा और ये n² बनते ही ये पूरा पद ऐसा बन जाएगा ना भाई, यही तो है देखिएगा। और इसको हल करने पर लास्ट में ये बन जाता है। तो ये आपके पास में जैसे ही बराबर करोगे तो ये हो जाएगा n² लेमडा अपॉन 2a⁴ इक्वल टू ये वाला जो पद था देख सकते हैं आप, यहाँ से इसको हल करने पर बन जाता है n² लेमडा अपॉन 2a⁴ प्लस 7। इसका मतलब 7 इक्वल टू कितना आ गया भाई 0। तो h² 7 दोनों हमने ज्ञात कर लिया, तो दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इधर से मैं हटा लेता हूं अब। तो h² तथा 7 का मान, h² तथा 7 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। सबसे पहले आएगा h²। अब h² का वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा n² लेमडा अपॉन 2a², फिर इंटू du अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर प्लस u² इक्वल टू म्यू u²। हटा लेता हूं अब मैं इनको, ये अब कोई काम के नहीं है अपना। तो म्यू u² माइनस लेमडा अपॉन 2 u⁴ और c1 आपके पास में कितना हो गया भाई 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हल करना हमें और पथ का समीकरण ज्ञात करना है। तो ये लीजिए, सबको मैंने हटा दिया अब यहाँ से। अब इसको हल कर लेंगे अपन। तो देखो सबसे पहला काम अपना क्या होगा, इसके दोनों पक्षों को मल्टीप्लाई करना 2a² से। ठीक है, तो दोनों पक्षों को 2a² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा n² लेमडा और इंटू du अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर, du अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर प्लस u² इक्वल टू 2a² से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 म्यू u² a² माइनस यहाँ 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो लेमडा a² u⁴। इसके बाद में हम एक बार इसके दोनों पक्षों को लेमडा से डिवाइड भी कर देते हैं। तो लेमडा से जब हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो बचेगा n² इंटू du अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर प्लस u² इक्वल टू लेमडा से डिवाइड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 म्यू a² u² अपॉन लेमडा और माइनस यहाँ से लेमडा कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा a² u⁴। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपके पास में 2 म्यू a² u² लेमडा अपॉन माइनस a² u⁴। और इसमें अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से लेमडा का विलोपन करने के लिए ये जो आपको कंडीशन दी गई थी n² + 1 इक्वल टू 2 म्यू a² अपॉन लेमडा, यहाँ से आप लेमडा का वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। तब देखो इक्वेशन आपके पास में कुछ ऐसा हो जाएगा n² इंटू du अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर, du अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर प्लस u² इक्वल टू, अब ये देखिए बराबर हो जाएगा किसके, फिर ये आपके पास में था, इसका वैल्यू पुट कर देता हूं मैं 2 म्यू a² अपॉन लेमडा है ना। तो 2 म्यू a² अपॉन लेमडा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं n² + 1 और ये u² बचा है मल्टीप्लाई में, तो u² से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो n² u² प्लस u² है ना। n² + 1 को u² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, और माइनस a² u⁴। तो ये लीजिएगा माइनस a² u⁴। ठीक है भाई, अब देखिएगा इक्वेशन को, n² को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा n² इंटू du अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर। फिर देखिए n² जब u² से मल्टीप्लाई होगा तो n² u²,
कैंसिल हो जाएगा एन स्क्वायर यू स्क्वायर से, तो बाकी जो बचा वो लिख लीजिएगा, यानी ये तो कैंसिल हो गया दोनों, तो ये बचा अब यू स्क्वायर और माइनस यहाँ से आपके पास में ये आ गया ए स्क्वायर यू की पावर 4, ठीक है। और अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यू को हम लोग चेंज कर लेते हैं आर में। यू को आर में चेंज करने के लिए आप लोग जानते हैं कि जो यू है 1/r के बराबर होता है, इसका मतलब जो du/d थीटा है, दोनों पक्षों का अगर थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लें तो 1/r का जो डिफ्रेंशिएशन है माइनस 1/r स्क्वायर dr/d थीटा, ठीक है भाई। दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिएगा और इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये एन स्क्वायर, अब देखो du/d थीटा का होल स्क्वायर आपको करना है, तो सबसे पहले आ जाएगा 1/r की पावर 4 इंटू dr/d थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू यू को चेंज कर दिया आर में, तो 1/r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4, ठीक है भाई। अब इसके दोनों पक्षों को एक बार मैं इधर से हटा लेता हूं। अब इसके दोनों पक्षों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आर की पावर 4 से। आर की पावर 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा एन स्क्वायर इंटू dr/d थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा ही बनेगा ना। यहां से आर स्क्वायर बचेगा, आर की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर बचेगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा एन dr/d थीटा इक्वल टू रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब चरों को पृथक कर लेंगे, आर को एक तरफ कर लेंगे, थीटा को दूसरी तरफ कर लेंगे। ऐसा जब करेंगे तो ये आपके पास में जाएगा dr/रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, ये आपके पास में जाएगा एन को इस साइड लेंगे तो 1/n डी थीटा। अब कर दो भाई इंटीग्रेशन, तो इधर से रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो 1/रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन है ये हम लोग जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स आर अपॉन ए होता है इक्वल टू 1/n कांस्टेंट है, और डी थीटा का जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास में हो जाता है थीटा, और प्लस एक कांस्टेंट हम लोग ऐड कर लेंगे C2। तो C2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रारंभिक कंडीशन हम यूज कर लेंगे, जिसमें आपको दिया गया है कि R इक्वल टू ए, और जब R इक्वल टू ए होगा यानी कण गति करना प्रारंभ करेगा तो उस समय थीटा होगा आपके पास में 0, तो थीटा इक्वल टू 0। तो R और थीटा का वैल्यू पुट करिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स 1, तो cos कितने का वैल्यू 1 हुआ करता है 0 का, इसका मतलब हो जाएगा 0 इक्वल टू थीटा को 0 कर दिया तो 0 प्लस C2, तो C2 कितना आ गया भाई आपके पास में 0। अब C2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन बन जाएगा फिर cos हाइपरबोलिक इनवर्स R अपॉन ए इक्वल टू थीटा अपॉन n। तो इसका दोनों पक्षों में cos हाइपरबोलिक से ऑपरेट कर दीजिएगा, तो आपके पास में जाएगा R अपॉन ए इक्वल टू cos हाइपरबोलिक थीटा अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा अपॉन n, ठीक है भाई। ये आपके पास में आ गया पथ का समीकरण। अब पथ का समीकरण तो आपने ज्ञात कर लिया है, इसके बाद में सेकंड आपको क्या करना है, देखो साथ ही यह भी सिद्ध करो कि निम्न समय के अंत पर कण r दूरी पर होगा, यानी कि जब कण r दूरी पर है तो समय हमें ज्ञात करना है। अब समय अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जो h है वो इक्वल होता है आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी के। पहली क्लास में हमने किया था जब सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण ज्ञात किया था, तो उस समय आया था अपने पास में ये फॉर्मूला h इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। तो वैल्यू पुट कर लीजिएगा इसके अंदर। अब तो इसको देखो एक बार तुम h का वैल्यू पुट कर लेंगे इसके अंदर, और दूसरा जो डी थीटा अपॉन डी टी है इसको देखना है। एक बार तो मैं h इक्वल टू आर स्क्वायर, इसे डी थीटा अपॉन डी टी को ऐसे लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी आर डॉट डी आर अपॉन डी टी। पुट करेंगे हम लोग सबसे पहले h का वैल्यू पुट करने के लिए देखो h स्क्वायर हम फाइंड कर चुके हैं पहले से ही, तो उसका वर्गमूल कर दीजिए, h आपके को मिल जाएगा। तो वर्गमूल करने पर h का जो वैल्यू है ये आपके पास में आ जाएगा n अपॉन ए रूट लैम्डा अपॉन 2 इक्वल टू आर स्क्वायर
और डी थीटा अपॉन डी आर। उसके लिए देखो ये रहा, यहाँ से आप लोग डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात कर लीजिए या डी थीटा अपॉन डी आर। तो डी थीटा अपॉन डी आर का जो वैल्यू आपको मिलेगा ये आ जाएगा एन बटा रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एन बटा रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आर और टी में तो संबंध अपने को ज्ञात करना ही है भाई, समय ज्ञात करना है, यानी टी में ज्ञात करना है, किसके टर्म्स में, आर में। तो इसको आप एज इट इज लिख दीजिएगा डी आर अपॉन डी टी। तो ये आपका डी आर अपॉन डी टी। अब इसमें देखिए एन से एन हो जाएगा कैंसिल, तो अब डी आर अपॉन डी टी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो एक बार तो इसको यहाँ से हटा देंगे हम लोग, ठीक है, या इसको मैं पूरे को एज इट इज लिख देता हूँ एक बार तो, 1 अपॉन ए रूट लेमडा अपॉन 2 इक्वल टू आपके पास में बच गया अब आर स्क्वायर बटा रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। ठीक है भाई, अब यहां से हम लोग कर लेंगे चरों को पृथक। तो मैं इसको हटा लेता हूं एक बार। तो चरों को पृथक करिए। देखो चरों को पृथक करने का मतलब आर को एक तरफ करिए और टी को एक तरफ करिए। तो इस डी टी को हम ले लेते हैं बाईं तरफ, तो ये लीजिएगा डी टी इक्वल टू, इसको भी हटा दो यहां से दाईं तरफ कर दो। तो इसको जब हटा देंगे तो ए रूट 2 अपॉन लेमडा ऐसा बन जाएगा, और इनटू फिर इधर से बचा आपके पास में आर स्क्वायर बटा रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी आर, ऐसा ही हो जाएगा। अब इसके दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन आप लोग कर लीजिएगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यहाँ से ए रूट 2 अपॉन लेमडा, ये तो कांस्टेंट है। अब देखो अभी इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर नहीं पाएंगे, तो आर स्क्वायर के साथ में हम लोग ए स्क्वायर जोड़ देंगे और घटा देंगे। ऐसा जब करोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी आर। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इक्वल टू ए रूट 2 अपॉन लेमडा, इंटीग्रेशन यहाँ से अलग अलग करिए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को तो अलग कर दीजिएगा। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बटा में जब रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा तो बचेगा रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस इसको हटा लेता हूँ अब, तो देखिए भाई प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी आर। अब करिए इंटीग्रेशन। देखो तो सबसे पहले डी टी का जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास में टी हो जाएगा इक्वल टू, यहां से देखिए ए रूट 2 अपॉन लेमडा, ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन का लिमिट भी कर देना भाई। यहाँ से इसका लिमिट तो मैं 0 से टी कर देता हूँ, क्योंकि कण जब प्रारंभ करता है गति करना तो उस समय 0 रहेगा, और मान लिया कि टी समय पश्चात पहुंच रहा है आर दूरी पर, इसलिए टी हो जाएगा अपर लिमिट। और इधर से देखो कण जो गति करना प्रारंभ कर रहा है वो कहाँ से कर रहे हैं, ए दूरी से, इसका मतलब प्रारंभ में आर इक्वल टू ए होगा, और कितनी दूरी तक आ रहा है, आर दूरी तक पर आ रहा है, इसका मतलब लास्ट अपर लिमिट जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास में आर। ठीक है, तो अब कर दीजिए, ये तो टी बनेगा इक्वल टू ए रूट 2 अपॉन लेमडा इनटू इंटीग्रेशन करिए भाई रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है ना डायरेक्ट, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से वैल्यू पुट कर दीजिएगा इसमें। तो ये आपके पास में हो जाएगा आर अपॉन 2 रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग आर प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके बाद में प्लस ए स्क्वायर, तो ये लीजिएगा ए स्क्वायर और 1 अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा लॉग आर प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गया टी, और इसका जो लिमिट है ये आपके पास में है ए से आर तक। तो ये लीजिएगा इसका जो लिमिट है ये आपके पास में ए से आर हो जाएगा, देन टी इक्वल टू ए रूट 2 अपॉन लेमडा इंटू आर अपॉन 2 रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर अब देखिएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग आर प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी लॉग आर प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये
इसका गुणांक क्या -a² बटा 2 है, यहाँ पर जो गुणांक है a² है। तो दोनों को जैसे ऐड करेंगे आप लोग तो बचेगा +a² अपॉन 2 log r प्लस रूट r² माइनस a², और लिमिट आपके पास में जो है a से r है, देन t इक्वल टू a √2 अपॉन लेमडा। अब अपर लिमिट करेंगे हम लोग एक बार, तो अपर लिमिट में आप लोग क्या करेंगे, r के स्थान पर r ही करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो एज इट इज आ जाएगा तो हो जाएगा r/2 √r² माइनस a² प्लस a² अपॉन 2 log r प्लस √r² माइनस a²। और लोअर लिमिट जब a करेंगे तो r के स्थान पर a करोगे तो देखो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, अब ये वाला पद आएगा तो -a² अपॉन 2 log a प्लस, देखो r के स्थान पर a करते ही 0 हो जाएगा, इसका मतलब बस यही बचेगा a² अपॉन 2 log a। ठीक है भाई, ये आपके पास में आ गया t। अब इसको बस थोड़ा व्यवस्थित करके हम लोग लिख देंगे, तो इधर से मैं इसको उठा लेता हूं। तो देखिए भाई, अब t इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, t इक्वल टू, ठीक है, इसको व्यवस्थित करके लिखना बस ऐसा। तो इसको देखो a को अगर रूट के अंदर ले लूं मैं तो a² बन जाएगा ना, तो a² हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास में a²। ठीक है, और अपॉन, अब देखिएगा यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार a² ये 2a² अपॉन लेमडा ऐसा हो जाएगा, और फिर इनमें से देखिए सभी में से 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 को कॉमन ले लीजिएगा, तो ये लीजिएगा 1/2 आपके पास में कॉमन आ गया। उसके बाद में जो बच गया 1/2 कॉमन लेने के बाद में उसको पूरे को आप लोग लिख दीजिएगा, तो यहां से बचेगा r√r² माइनस a²। इसको भी मैं हटा लेता हूं, तो r√r² माइनस a² प्लस a² अपॉन 2 log r प्लस रूट r² माइनस a², और यहां से ये 1/2 तो कॉमन ले लिया, इसका मतलब केवल a² यहां बचेगा आपके पास, और यहां से देगा माइनस a² log a² log a। ठीक है साहब, ये पूरे को हटा देता हूं अब। तो इसको और जब हल करें हम लोग तो t इक्वल टू, देखिएगा अब √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a² अपॉन, अब यहाँ पर देखिए √2 बचा है, इसे √2 बचा है, √2 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं मैं, तो √2 लेमडा हो जाएगा, और इंटू r² माइनस a²। अब इनको दोनों को देखिएगा, इनमें से दोनों में से a² कॉमन आ जाएगा, तो a² कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन लेने के बाद में आप लोग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log m माइनस log n, तो हम जानते हैं log m/n होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा log r प्लस रूट r² माइनस a², और ये बटा में आ जाएगा इसके a। ठीक है भाई, ये आपको प्रूव करना था, ये आ गया अपने पास में। समस्या क्वेश्चन नंबर 9, एक कण जो कि केंद्र से एक अचर बल के अधीन गतिशील है को ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में ऐसे वेग से प्रक्षेपित किया जाता है कि जो कण द्वारा केंद्र से प्रक्षेप बिंदु तक गिरने से प्राप्त वेग के बराबर है। तो प्रदर्शित करो कि इसका पथ a/r का होल क्यूब इक्वल टू cos² 3/2 थीटा है। साथ ही यदि प्रक्षेपित वेग दोगुना है तो सिद्ध करो कि इसका पथ 1/2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट r माइनस a माइनस 1/√3 tan इनवर्स रूट r माइनस a अपॉन 3a है। तो देखिए भाई, सबसे पहले हमें दे दिया गया है कि एक कण जो बल केंद्र से एक अचर बल के अधीन गतिशील है, तो एक अचर बल के अधीन गतिशील है, तो जो केंद्रीय त्वरण है यह अचर होगा इसका मतलब, और अचर है तो हमने मान लिया सपोज -f के बराबर है। -f क्यों लिखा है वो भी हम देखेंगे। देखिए अब आगे देखो, वेग इसमें देखें तो किस वेग से प्रक्षेपित किया है भाई, ऐसे वेग से प्रक्षेपित किया जाता है कि जो कण द्वारा केंद्र से प्रक्षेप बिंदु तक गिरने से प्राप्त वेग के बराबर है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं त्वरण को लिखूं
तो त्वरण को आप लिखते हैं वी डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू, अब देखो जो कण है गति किस दिशा में कर रहा है वो देखिएगा। तो गति किस दिशा में कर रहा है भाई, केंद्र से एक अचर बल के अधीन गतिशील है, ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में ऐसे वेग से प्रक्षेपित किया जाता है जो कण द्वारा केंद्र से प्रक्षेप बिंदु तक गिरने से प्राप्त वेग के बराबर है। केंद्र से प्रक्षेप बिंदु तक, तो जब कण केंद्र से प्रक्षेप बिंदु की ओर जा रहा है इसका मतलब दूरी r के घटने की दिशा में है त्वरण, और r के घटने की दिशा में है इसका मतलब चिन्ह फिर आप माइनस लोगे यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस। तो v dv अपॉन डी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में f। अब इसको हल कर लीजिएगा, तो v dv इक्वल टू f dr, इंटीग्रेशन करिए दोनों पक्षों का, तो v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dr, लिमिट कर दीजिए इंटीग्रेशन का। तो लिमिट जब करेंगे तो वेग का तो आपके पास में 0 से v होगा, जब कण गति करना प्रारंभ करेगा तो 0 होगा, और जब प्रक्षेप बिंदु पर पहुंच जाएगा तो v हो जाएगा सपोज वेग। इसके बाद में r का लिमिट अगर हम देखें तो देखो केंद्र से गति करना प्रारंभ कर रहा है तो वहां 0 हो जाएगा, और कितनी प्रक्षेप बिंदु जो है वो सपोज a दूरी पर है, तो यहाँ r का वैल्यू आपके पास में जाएगा a। अब इसको हल कर लीजिएगा भाई, v dv, तो v का जो इंटीग्रेशन है ये आप लोग जानते हैं वी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू f तो कांस्टेंट है, dr का जो इंटीग्रेशन है r ही होगा, और लिमिट आपके पास में 0 टू a, देन वी स्क्वायर इक्वल टू 2f, अपर लिमिट a माइनस लोअर लिमिट 0, देन वी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास में आ गया 2af। और अब देखिएगा हमें ज्ञात करना है पथ, तो पथ का समीकरण ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। तो देखिए अब सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण, सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण ये आपके पास में होता है u प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए दोनों पक्षों को, तो एच स्क्वायर इंटू यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ गया माइनस एफ बटा यू स्क्वायर। अब दोनों पक्षों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डी यू अपॉन डी थीटा से, तो समीकरण के दोनों पक्षों को 2 डी यू अपॉन डी थीटा से गुणाकर समाकलन करने पर, 2 डी यू अपॉन डी थीटा से गुणाकर समाकलन करने पर, ठीक है भाई। तो कर लीजिए, इधर से मैं हटा लेता हूं इसको। तो देखिए भाई दोनों पक्षों को 2 डी यू अपॉन डी थीटा से गुणा करके इसका समाकलन हम लोग कर रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहले आप लोग एच स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट होगा, और ये बनेगा 2 डी यू अपॉन डी थीटा इंटू डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास में डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2u बनेगा, तो 2u का इंटीग्रेशन यू स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे ही थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो डी यू अपॉन डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप लोग देख सकते हैं ये फॉर्मूला बन गया वी स्क्वायर के लिए। इसको हटा लेता हूँ, इक्वल टू, हाँ भाई देखना आप माइनस एफ ये तो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं -1 अपॉन यू होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ ऑन यू प्लस कांस्टेंट आप ऐड कर देंगे c1। अब एच स्क्वायर और c1 का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे जो कंडीशन आपको दी गई है। तो चूंकि प्रारंभ में आपको क्या दिया गया है भाई, प्रारंभ में r इक्वल टू a, u इक्वल टू 1 अपॉन a, ठीक है। a सपोज a दूरी से प्रक्षेपित किया गया है यहाँ पर, तो r इक्वल टू a, तो u इक्वल टू 1 अपॉन a, और u इक्वल टू 1 अपॉन a है, तो लंबवत दिशा में क्या है देखिएगा, और लंबवत दिशा जो होती है वो हमेशा स्तब्धिका पर होती है, और स्तब्धिका पर हम लोग जानते हैं डी यू अपॉन डी थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी थीटा हो जाएगा 0, वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, तो वी स्क्वायर ये आपके पास में 2af इक्वल टू एच स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा 0 हो गया, तो अपॉन ए स्क्वायर
इक्वल टू एफ अपॉन यू, यू का वैल्यू 1/a कर दोगे तो ए एफ हो जाएगा प्लस C1। एक बार तो प्रथम दो को ले लीजिएगा तो एच स्क्वायर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a³ एफ, और एक बार प्रथम और अंतिम को अगर आप लोग ले लोगे तो C1। अब C1 इक्वल टू, एक सेकेंड में यहाँ 2f अपॉन यू आएगा ना इंटीग्रेशन करने पर, दो से जो मल्टीप्लाई किया उसको भी आप लिखेंगे तो 2f अपॉन यू, तो यहाँ फिर ये 2af आएगा, तो 2af से 2af जब कैंसिल हो जाएगा तो C1 आपके पास में आ जाएगा 0। ठीक है, दोनों का वैल्यू पुट करिए इक्वेशन फर्स्ट में और हल कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करें हम। अब इक्वेशन फर्स्ट में आप लोग जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो देखो सबसे पहले एच स्क्वायर आएगा, और एच स्क्वायर का वैल्यू आपने पुट कर दिया 2a³ एफ, और इंटू डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, तो डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2f अपॉन यू और प्लस C1, तो C1 आपके पास में हो गया कितना 0। ठीक है भाई, अब इसका पक्षांतरण कर देंगे हम यू स्क्वायर वाले पद का, तो ये आपके पास में बचेगा 2a³ एफ डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये f तो कैंसिल हो जाएगा ना f से, तो यहाँ 2a³ बचा डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ये आपके पास में आ जाएगा 2/u, और इसका पक्षांतरण कर लोगे तो ये हो जाएगा -2, अच्छा 2 से 2 भी कैंसिल कर दीजिए तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा भाई। ठीक है, तो बचेगा 1/u, और फिर माइनस, अब बचा a³ u स्क्वायर, तो ये लीजिएगा a³ u स्क्वायर देन a³ डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू u एलसीएम आ जाएगा, और u को अगर एलसीएम ले लेंगे तो 1 - a³ u³। ठीक है भाई, अब इसमें चरों को पृथक कर लेंगे। एक बार तो इसके दोनों पक्षों को हम लोग कर देंगे वर्गमूल, तो दोनों पक्षों का जैसे ही वर्गमूल करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। इसके दोनों पक्षों का हम वर्गमूल करेंगे, a�3/2 हो जाएगी, a³ का जो वर्गमूल है a�3/2, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो डी यू अपॉन डी थीटा, देन डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल टू ये √1 - a³ u³, तो √1 - a³ u³ और बटा यहाँ से √u बन जाएगा आपके पास में, या √u को हम लिख सकते हैं u⁴ अब चरों को पृथक कर लीजिए, u को एक तरफ करिए, थीटा को दूसरे साइड करिए, तो ऐसा जब करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा a�3/2 आपके पास में पहले से मौजूद था, और ये आ गया u⁴1/2 du, और ये बटा में आ जाएगा आपके पास √1 - a³ u³, और इक्वल टू थीटा को दूसरी तरफ कर दिया तो बन जाएगा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के लिए हम प्रतिस्थापन कर लेंगे। माना यहाँ पर ये जो a³ u³ है, इसलिए हम प्रतिस्थापन करेंगे a�3/2 u�3/2, और इसको हमने मान लिया सपोज कोई भी चर मान लीजिए, सपोज मैं z मान लेता हूँ यहाँ पर, तो इसको अगर z मान ले हम लोग तो इसका अवकलन करिए, देखिए दोनों पक्षों का अवकलन करोगे तो a�3/2 तो कांस्टेंट रहेगा, और u�3/2 का जो अवकलन है घात नियम से कर लोगे तो घात आगे आ जाएगी 3/2, एक घात कम कर दोगे u⁴1/2 du इक्वल टू dz, वैल्यू पुट करिए उसके अंदर, तो मैं यहाँ से इसको हटा लेता हूँ। तो वैल्यू पुट करोगे तो देखिएगा a�3/2 u⁴1/2 du, ये आपके पास में हो जाएगा 2/3 dz, तो ये हो जाएगा 2/3 dz अपॉन √1 अब देखो ये जो a³ u³ है, इसको आप a�3/2 u�3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बन जाएगा z², तो ये आपके पास में z² बन जाएगा इक्वल टू डी थीटा, और इंटीग्रेशन करने से पहले हम लोग 3/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके दोनों पक्षों को, तो यहाँ से 2/3 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ बन जाएगा 3/2। अब इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये तो आपके पास में फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स z का, तो इसका जो इंटीग्रेशन है ये तो हो गया साइन इनवर्स z इक्वल टू 3/2, यहाँ कॉन्स्टेंट हो जाएगा,
और डी थीटा का जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास में थीटा होगा और प्लस एक कांस्टेंट आप लोग ऐड कर देंगे और वो कांस्टेंट हमने क्या ऐड कर दिया यहाँ C2। अब C2 का वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो चूंकि आपको जो कंडीशन दी गई है उसको यूज लीजिएगा। तो प्रारंभ में R इक्वल टू A है तो U इक्वल टू 1/a और जैसे ही हम लोग U इक्वल टू 1/a यहाँ पर करेंगे तो 1/3/2 हो जाएगा कैंसिल और Z का वैल्यू आ जाएगा 1। तो Z का वैल्यू 1 कर लीजिएगा। तो Z इक्वल टू हो गया कितना 1 और थीटा इक्वल टू तो क्या रहेगा स्टार्ट में जब गति करना प्रारंभ करेगा तो 0। तो वैल्यू पुट करिएगा यहाँ पर और वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 सबसे पहले। और साइन इनवर्स 1 साइन कितने का मान 1 होता है π/2 का। तो ये आपके पास में आ जाएगा π/2 इक्वल टू 3/2 थीटा आपके पास में 0 हो गया और ये आपके आ गया C2। ठीक है ना। अब C2 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ तो हो जाएगा साइन इनवर्स Z इक्वल टू 3/2 थीटा और प्लस C2 का वैल्यू आपके पास में π/2। दोनों पक्षों में साइन ले लीजिएगा। साइन जब लेंगे तो Z इक्वल टू साइन π/2 प्लस 3/2 थीटा। ठीक है, इधर से मैं इसको हटा लेता हूँ। अब देखिए भाई क्या बनेगा Z। तो Z का वैल्यू पुट कर लीजिएगा। Z हमने क्या माना था 1/3/2 U की घात 3/2। तो 1/3/2 U की घात 3/2 इसी को Z माना था हमने। तो Z का वैल्यू पुट कर दिया आपने इक्वल टू साइन π/2 प्लस थीटा हम लोग जानते हैं कॉस थीटा हुआ करता है। तो ये हो जाएगा कॉस 3/2 थीटा। तो कॉस 3/2 थीटा। ठीक है भाई। अब U को चेंज कर लीजिए R में। U को R में चेंज कर लेंगे तो 1/3/2 और बटा R की घात 3/2 इक्वल टू कॉस 3/2 थीटा। और अब कर दीजिए दोनों पक्षों का स्क्वायर। तो दोनों पक्षों को हम लोग जैसे स्क्वायर करेंगे या इधर से आपके पास में बचेगा a³ यानी कि a/r का होल क्यूब इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3/2 थीटा। ये आ गया भाई आपके पास में पथ का समीकरण। तो पहली कंडीशन में हमने पथ का समीकरण फाइंड कर लिया a/r का होल क्यूब इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3/2 थीटा है। अब जो दूसरी कंडीशन है इसमें हमें पथ का समीकरण ज्ञात करना है और दूसरी कंडीशन में आपको क्या दे दिया गया है कि जो प्रक्षेपित वेग है वो कितना हो गया पहले से 2 गुना। तो फिर इसका जो पथ है वो अपने को बताना है कि पथ ये वाला होगा। तो अब दूसरी कंडीशन में हम लोग पथ ज्ञात कर रहे हैं तो देखिए क्या बनेगा। इसको हटा लेता हूँ। अब देखो दूसरी कंडीशन में वेग आपको दे दिया है कितना हो गया भाई 2 गुना हो गया। सपोज वेग को मैं ये लिख रहा हूँ स्मॉल v तो पहले से कितना हो गया 2 गुना हो गया ना। तो 2v हो जाएगा। तो स्क्वायर कर लोगे तो v² इक्वल टू हो जाएगा 4v²। तो स्मॉल v² इक्वल टू अब देखो v² 2af था आपके पास में तो 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 8af। वैल्यू पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट तो बिल्कुल सेम ही बनेगी। अब जो परिवर्तन होगा वो इसके बाद में होगा ना क्योंकि परिवर्तन v² में हुआ है और v² का काम समीकरण 1 के बाद में स्टार्ट होता है। तो समीकरण 1 तक तो बिल्कुल यही रहेगा। अब यहाँ बस v² का वैल्यू 8af हम लोग पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो v² ये आ जाएगा 8af इक्वल टू h² और du/dθ 0 हो गया तो u 1/a और इक्वल टू 2f/u। u का वैल्यू 1/a किया तो 2af और प्लस C1। अब इसको हल करेंगे आप लोग तो एक बार तो प्रथम 2 को जब लेंगे तो h² इक्वल टू हो जाएगा 8a³ और प्रथम और अंतिम को जब आप लेंगे तो C1 आपके पास में आ जाएगा 6af। h² C1 दोनों का वैल्यू पुट करिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले h² और h² का वैल्यू आपके पास में आ गया 8a³ इंटू du/dθ का होल स्क्वायर प्लस u² इक्वल टू 2f/u प्लस C1 का जो वैल्यू है 6af। अब देखिए भाई
एफ यहाँ से कॉमन आएगा और एफ से एफ हो जाएगा कैंसिल। इसके अलावा 2 भी कॉमन है तो 2 से भी डिवाइड कर दीजिए दोनों पक्षों को। तो फिर आपके पास में बनेगा 4a³ इंटू डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू, इधर से बचा हुआ आपके पास में 1/u, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3a। ठीक है भाई, ये आपके पास में बचे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर 4a³ से, तभी आपके पास में आ जाएगा 4a³ डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, और इसका हम पक्षांतरण कर देंगे तो आ जाएगा 1/u प्लस 3a, और 4a³ यू स्क्वायर पक्षांतरण कर दोगे तो हो जाएगा माइनस 4a³ यू स्क्वायर। ठीक है भाई, और अब u को चेंज कर लेंगे हम r में, इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करने के लिए इस स्थिति में इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा, तो हम यहाँ से u को चेंज कर लेंगे किसमें, r में। और u को जब r में चेंज कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं u इक्वल टू 1/r होता है, और डी यू अपॉन डी थीटा जो होता है ये होता है -1/r² dr अपॉन डी थीटा। इसका अवकलन अगर कर देंगे तो, अब मैं इसको हटा लेता हूँ, ये अपने कोई काम का नहीं है। तो अब देखिए भाई क्या बनेगा, वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर तो आ जाएगा 4a³, तो 4a³ डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर तो आ जाएगा 1/r⁴। तो ये लीजिए 1/r⁴ इंटू डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/u, ये r हो जाएगा प्लस 3a और माइनस 4a³। u को जैसे आप लोग 1/r करोगे तो u स्क्वायर जो है ये आपके पास आ जाएगा 1/r²। अब दोनों पक्षों को r⁴ से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 4a³ dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r⁵ प्लस 3a r⁴ माइनस 4a³ r² कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपके पास में क्या, r²। देन 4a³ dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू इनमें से देखिए तीनों में से r² कॉमन आ जाएगा भाई, r² कॉमन आया तो बचा r³ प्लस 3a r², और यहाँ से आपके पास में बचेगा माइनस, क्या बचा भाई, 4a³। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ अब। तो देखिएगा इसके गुणनखंड कर लीजिए अब, तो गुणनखंड करेंगे तो 4a³ dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r² इंटू, अब देखिए इसका जो गुणनखंड हम लोग किस प्रकार से करेंगे, आप लोग इसको देख सकते हैं r में त्रिघात बहुपद है, और त्रिघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले हम जांच कर लेते हैं किसी विशेष बिंदु पर। तो देखिए इसमें r के स्थान पर जैसे हम लोग a करेंगे तो a³ प्लस 3a³ तो बन जाएगा 4a³, और ये माइनस 4a³ तो 0 बन जाएगा। यानी आप लोग देख सकते हैं कि r इक्वल टू a पर 0 हो रहा है, इसका मतलब इसका a के गुणनखंड आपके पास में होगा r-a। तो इसका a के गुणनखंड तो r-a कर लिया, बाकी जो 2 गुणनखंड होंगे, क्योंकि r³ यानी त्रिघात है ना r में, इसका मतलब कितने गुणनखंड होंगे r के, 3 गुणनखंड यहाँ होंगे। एक गुणनखंड आपको मिल गया, r-a आ गया, तो बाकी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। बाकी को कैसे ज्ञात करेंगे वो भी आप लोग देख लीजिएगा। भाई एक गुणनखंड r-a आ गया, तो इनमें से तीनों में से एक कॉमन गुणनखंड r-a बनाओ, वो कैसे बनाएंगे ध्यान देना। सबसे पहले r³ को आप एज इट इज लिखोगे। अब इस r³ के साथ में मैं यहाँ पर कितना लिखूं ताकि दोनों में से कोई भी राशि कॉमन लेने पर एक गुणनखंड बन जाए r-a। तो उसके लिए मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, a r², ताकि दोनों में से r² कॉमन लोगे तो r-a बन जाएगा ना। ये हम स्वेच्छा से लिखते हैं कि r-a कॉमन कैसे बने। अब उसके बाद में देखो a r² प्लस के 3 थे ना, जबकि वहां पर कितना है -1, तो +3 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +4a r²। ठीक है, तो अब देखो 4 - 1 3 ही बचेगा। ठीक है, अब 4a r² लिख दिया आपने। अब बताओ 4a r² के साथ में मैं कितना लिखूं
ताकि एक दोनों में से जो कॉमन गुणनखंड है वो r माइनस ए हो जाए। तो 4ar² के साथ में मैं लिख रहा हूँ माइनस, भाई 4 कॉमन आ जाना चाहिए, ए भी कॉमन आ जाना चाहिए, r बचना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया r और a² करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो दोनों में से 4ar जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ से r बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा a। ठीक है, अब लेकिन a²r तो इसके अंदर है ही नहीं, अब है ही नहीं तो क्या करोगे, इसको माइनस किया है तो प्लस भी कर दो यहाँ पर 4a²r, और फिर लास्ट में आपका 4a³ एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 4a³ जैसे ही आप लिखोगे तो देखो कॉमन लेने पर r माइनस ए ही बनेगा ना दोनों में से। ठीक है, तो या तो इस प्रकार से बना लेना, या फिर आप लोग ये भी कर सकते हो r माइनस ए का भाग दे लेना इसके अंदर, भागफल जो भी आएगा वो दूसरा गुणनखंड आपको मिल जाएगा। तो अब इक्वेशन हो जाएगा 4a³ इंटू dr/d थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। अब देखिएगा कॉमन जैसे ही आप लोग बनाओगे इनमें सब में, तो एक तो r माइनस है तो इनमें से सभी में से कॉमन गुणनखंड आ जाएगा, और इसके अलावा जो बचेगा उसको देखना क्या बचेगा आपके पास में। भाई इनमें से दोनों में से आपके पास कॉमन क्या आ रहा था r², तो ये लीजिएगा r² आ जाएगा। फिर इन दो में से इनमें से दोनों में से कॉमन क्या क्या आ रहा है, प्लस हम कॉमन लेंगे दोनों में से 4 ar को, तभी तो r माइनस ए बनेगा। फिर इनमें से दोनों में से कॉमन आ जाएगा प्लस 4a², तभी तो r माइनस ए बनता है। ठीक है, देन 4a³ dr/d थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r² r माइनस ए, और ये तीनों पद मिलके आपके पास बनेगा r प्लस 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, गुणनखंड में अगर इसमें दिक्कत आती हो तो भाग कर लेना भाई सीधा सा, r माइनस ए का भाग कर देना, इसमें r माइनस ए का भाग दोगे तो भागफल ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो भागफल ये आ गया तो दूसरा गुणनखंड हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करिए। सबसे पहले तो वर्गमूल करेंगे तो जाएगा 2 a⁴ dr/d थीटा इक्वल टू r√r माइनस ए और इंटू r प्लस 2a। अब चरों को पृथक कर लो, r को एक तरफ कर दो, थीटा को एक तरफ कर दो। ऐसा जब हम लोग कर लेंगे तो ये आपके पास में जाएगा 1/3/2 dr और बटा r इंटू r प्लस 2a √r माइनस ए और इक्वल टू 2 को यहाँ से हटा दिया है तो 1/2 d थीटा। ठीक है भाई, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग प्रतिस्थापन कर लेंगे, और प्रतिस्थापन यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये जो √r माइनस ए है इसकी वजह से मैं इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है, बाकी इनमें तो दोनों में दिक्कत ही नहीं है, आंशिक भिन्न से कर सकते थे अगर ये रूट वाला पद नहीं होता तो हम इसी का प्रतिस्थापन यहाँ कर देंगे, और इसका जो प्रतिस्थापन है वो कर लेंगे। माना कि सपोज r माइनस ए है, ये z² के बराबर है, और इसका अवकलन हम लोग जैसे ही करेंगे तो r का हो जाएगा dr इक्वल टू 2z dz। वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो इधर से मैं हटा लेता हूँ। अब तो देखिए भाई, वैल्यू पुट करोगे सबसे पहले 1/3/2, ये आपका एज इट इज रह जाएगा, तो 1/3/2 dr, तो dr इक्वल हो गया 2z dz के, तो 2z dz अपॉन r, तो r को आप लिख दोगे z² प्लस a, तो ये हमने r को लिख दिया यहाँ से z² प्लस a और इंटू r प्लस 2a, तो r को तो क्या लिख देंगे z² प्लस a और फिर प्लस 2a, तो टोटल हो जाएगा z² प्लस 3a। तो ये लीजिएगा भाई z² प्लस 3a, ये आपका बन गया z², तो इसको आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, ये z² r माइनस ए z² था, तो वर्गमूल करने पर z ही बनेगा, और इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है d थीटा, तो 1/2 d थीटा। ठीक है भाई,
अब इसका इंटीग्रेशन हमें कर देना है, तो इंटीग्रेशन करने से पहले एक बार फिर से देखिए, z से z हो जाएगा कैंसिल। अब z से z कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपके पास में 2a⁴ डी जेड अपॉन जेड स्क्वेयर प्लस ए इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 3a इक्वल टू 1/2 डी थीटा। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे अपन, इसको आंशिक भिन्न में वियोजित कर लेंगे और फिर इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो मैं इसको हटा लेता हूं। अब देखिए भाई, आंशिक भिन्न में किस प्रकार से वियोजित करेंगे। आंशिक भिन्न में वियोजित करने के लिए माना सपोज ये जो आपके पास में पद है 2a⁴ इंटू जेड स्क्वेयर प्लस ए इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 3a, ये सपोज इक्वल है a अपॉन जेड स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी अपॉन जेड स्क्वेयर प्लस 3a। तो दोनों पक्षों को जब मल्टीप्लाई करें जेड स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर प्लस 3a से, तो ये आपके पास में आ जाएगा 2a⁴ इक्वल टू a, जेड स्क्वेयर प्लस ए हो जाएगा कैंसिल, तो जेड स्क्वेयर प्लस 3a और प्लस b जेड स्क्वेयर प्लस 3a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जेड स्क्वेयर प्लस a। अब यहाँ से हम गुणांकों की तुलना करके या z का वैल्यू कुछ भी पुट करके a और b का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ जेड स्क्वेयर का वैल्यू एक बार तो हम लोग -a कर लेते हैं, तो जेड स्क्वेयर को हम लोग जैसे ही -a करेंगे तो देखो यहाँ से 3a - a 2a हो जाएगा और ये आपके पास में 0 हो जाएगा इक्वल टू 2a⁴ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कैपिटल A इक्वल टू, देखो 1 की घात 3 2/2 में से 1 कैंसिल हो गई तो √a ही बचेगा, तो ये √a आ गया। इसी प्रकार से एक बार हम जेड स्क्वेयर को -3a लिख लेंगे, तब देखते हैं क्या बनेगा। ये तो 0 हो जाएगा, -3a प्लस a तो बचेगा -2a और इंटू b इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 2a⁴ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब b इक्वल टू आपके पास में आ गया -√a। ठीक है, a और b दोनों का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, तो a और b का वैल्यू पुट कर देंगे और इक्वेशन हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए भाई, वैल्यू पुट करिए और इंटीग्रेशन करिए, तो क्या आ जाएगा। इसको लिखोगे a/z² प्लस a सबसे पहले, तो देखो a और b दोनों का वैल्यू √a ही है, तो √a कॉमन आ जाएगा, तो इस √a को तो कॉमन ले लेते हैं और √a को कॉमन लेने के बाद में देखिए अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा, 1/z² प्लस a और यहां से देखो b का वैल्यू जब पुट करोगे तो √a तो कॉमन आएगी, -1/z² प्लस 3a और dz इक्वल टू था आपके पास में 1/2 डी थीटा। इंटीग्रेशन कर लीजिए दोनों पक्षों का, तो 1/2 कांस्टेंट है, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा और इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सबसे पहले √a कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखो जो a है इसको आप √a का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला हम जानते हैं 1/x² प्लस a², इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ से इसका जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा 1/√a tan इनवर्स x/a का मतलब हो जाएगा z/√a और प्लस फिर इसमें देखिएगा ये माइनस, इसको √3a का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले 1/a का मतलब 1/√3a आ जाएगा और tan इनवर्स z/√3a। ठीक है भाई, तो 1/2 थीटा इक्वल टू, देखिए जैसे ही √a से मल्टीप्लाई करेंगे तो √a से √a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स। अब z का वैल्यू पुट कर लीजिएगा और z का वैल्यू हम लोग जैसे ही पुट करेंगे तो हमने प्रतिस्थापन किया था r - a इक्वल टू z², तो यहाँ से z का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा √r - a और z को अगर √r - a लिखेंगे तो ये हो जाएगा √r - a/a और फिर ये हो जाएगा माइनस, √a कैंसिल हो जाएगा
तो आपके पास में बचेगा 1/√3 tan इनवर्स, फिर से z का वैल्यू रूट अब r-a किया तो √r-a/3a। तो देखिए ये आ गया आपके पास में पथ 1/2 थीटा tan इनवर्स √r-a बटा a माइनस 1/√3 tan इनवर्स √r-a/3a। ठीक है, ये आ गया दूसरी कंडीशन में कण के पथ का समीकरण।